गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट पार्ट 3। अगर हम लोगों ने पहले भी बात किया था ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के बारे में, तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का डिस्कशन हमने थोड़ा सा आपको वहाँ पर फर्स्ट क्लास में बताया था, बट आज यहाँ पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता क्या है और वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एक तरह का प्राइमरी कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है ये, और इसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कह सकते हैं। और ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है, ये जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है वो हमेशा किन किन में फॉर्म होता है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि बॉन्ड बनाने के लिए हमको मोनोसैकेराइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक के बीच में हम क्या बॉन्ड बनाएंगे, हमें बॉन्ड बनाने के लिए दो की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जैसे अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड में कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा। अगर हम लोग डाइसैकेराइड की बात करेंगे या ओलिगो की बात करेंगे, वहाँ पर ये क्या बनेंगे, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो ग्लूकोज मॉइटीज़ की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो ग्लूकोज हो, ग्लूकोज हो या कोई भी फ्रक्टोज ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दो की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम क्या करेंगे, उनके बीच में क्या करेंगे, बॉन्ड बना सकते हैं। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो मोनोसैकेराइड में नहीं, हमेशा डाई और ओलिगो में बनेगा। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो लिखा है द नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन द लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम एंड द स्टेटस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन हम लोग पहले भी पढ़े थे, बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये भी एक क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसका हमेशा जो फर्स्ट कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। फर्स्ट कार्बन अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा, अल्फा। अगर यही OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा। और एनोमेरिक कार्बन क्या डिसाइड करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म आपका, और वो हमेशा कौन से कार्बन पे होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट पर होता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर फर्स्ट को हम लोग कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो यूज़ किया गया है उसमें से क्या करना है, हमें बॉन्ड बनाना है, हमें ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर C1 जो है, पहला ग्लूकोज है जो, उसका कौन सा इन्वॉल्व होगा, कार्बन C1 मतलब पहला वाला। और ये दूसरे ग्लूकोज का कौन सा, कोई भी कार्बन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन पहला हमेशा जो भी एनोमेरिक कार्बन होगा वो हमेशा पहला ही C1 वाला ही रहेगा। भले ही दूसरा वाला चाहे जो भी उसका कोई भी कार्बन इन्वॉल्व हो, लेकिन फर्स्ट वाला क्या होगा, ये एनोमेरिक कार्बन वाला ही होगा। और यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे जो यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, मतलब वाटर को निकालना पड़ेगा। वाटर निकलेगा तभी क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर लिखा है कंडेंसेशन, तो यहाँ वाटर निकालना है तो यहाँ पर OH और OH तो दोनों में है, तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि वाटर H2O कैसे निकलेगा, तो यहाँ कौन OH देगा और कौन H देगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट शुगर एनोमेरिक कार्बन वाला है, जो फर्स्ट शुगर है उसका एनोमेरिक कार्बन जो है वहाँ से कंप्लीट OH निकलता है, और जो नेक्स्ट वाला शुगर है उसका जो है वहाँ से सिर्फ क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हम यहाँ लिख भी दिए हैं। तो यहाँ का फर्स्ट वाले का क्या पूरा OH और इसका सिर्फ H क्या करके निकल जाता है, वाटर के फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, जब ये वाटर के फॉर्म में निकलता है तो यहाँ क्या बचता है, O। तो ये O क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, ये इसका पहला और इसका 4 वाले के साथ ये O जो दिख रहा है ये क्या बना रहा है, आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और यहाँ पर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कई टाइप के होते हैं, भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या है, C1 है तो यहाँ का पहला और इसका 4th वाला, तो यहाँ पर क्या, और ये किस फॉर्म में है, यहाँ OH कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा। अगर ये OH बीटा ऊपर होता तो हम लोग बीटा कहते हैं, लेकिन यहाँ OH क्या है, नीचे की तरफ, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बन रहा है वो है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना है ये क्या है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनने के लिए क्या हुआ, एक वाटर क्या हो गया, रिमूव हुआ, और दो यहाँ पर क्या है, शुगर की मॉइटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम ईथर बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे देखने में आपको क्या लग रहा है, एक R और एक O, और यहाँ पर क्या हुआ, एक R', तो यहाँ पर ये एक तरह से क्या है, ईथर बॉन्ड की तरह देखने को मिलेगा। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 180 होता है। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 180 + 180, टोटल कितना हो गया 360। ठीक है, और
इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए क्या हो गया, एक वाटर आपने क्या किया है, रिमूव किया है। तो वाटर में H2 है, तो H का क्या कितना होता है 1, तो यहाँ 2 है तो कितना होगा 2, और O का कितना होता है 16, तो 16 + 1 कितना हो गया टोटल 18। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 18। तो यहाँ पर 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, उसका कितना होगा 18 होगा। तो 18 जो है यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 360 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो आपका कितना टोटल बचा 342। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने हल्का सा बता दिया क्योंकि आप बीएससी के बच्चे हैं। ये आप जब पीजी एंट्रेंस या बाकी सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चंस आने लगा है और आता भी है, तो वहाँ पर आपको ये पूरा डिस्कस किया जाता है। तो हम आपको बस ऐसे ही आप बाकी सारे माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज सबका निकाल सकते हैं कि सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो वो आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट परफॉर्म करते हो। आप खुद बताइए कि अगर ये लीनियरली अरेंज्ड हैं, अगर ये लीनियर अरेंज हैं तो कितने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, अगर 3 मैंने बोला ग्लूकोज यूनिट या 4 ग्लूकोज यूनिट हैं तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा आपका 1 2। लेकिन शुगर मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 2 3 है, और बॉन्ड कितना बन रहा है 2, ठीक है। और वाटर कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। जितना बॉन्ड बनेगा उतना ही क्या होगा, वाटर निकलेगा। लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर की बात है। लेकिन अगर बेटा साइक्लिक की हम बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 आपको क्या मिलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे। तो आप वहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना उस क्वेश्चन में कि वो लीनियर की बात कर रहा है कि साइक्लिक की बात कर रहा है। लीनियर में हमेशा याद रखना कि जब साइक्लिक की बात करेंगे तो लीनियर से एक ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बस लीनियर में क्या कर लेना, एक और आप 180 जोड़ लेना, तो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक वाले का भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट के भी यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहते थे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है वही डिसाइड करता है कि कौन सा शुगर पहले पुट होगा, ठीक है, पहला होगा कि दूसरा वाला पुट होगा। तो ये इसीलिए 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन के लिए हम 1 लिख रहे हैं, और एनोमेरिक कार्बन ही डिसाइड करता है कि कौन सा शुगर पहले होगा और कौन सा बाद में। इसीलिए हम 4 पहले नहीं लिखते हैं, पहले 1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हम बात करते हैं 2 टाइप का होता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ लिंक्ड तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि ये शुगर की बात करें तो ये कैसा दिख रहा है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अगर एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड, अगर आप न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जाके देख लो। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि जब राइबोज शुगर जो है जब अपनी नाइट्रोजनस बेस से क्या होता है, अटैच होता है, तो वो किस कार्बन पर अटैच होता है, एनोमेरिक कार्बन पर अटैच होता है। और जो शुगर है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, बीटा फॉर्म में रहता है। चाहे आरएनए राइबोज आरएनए की बात करेंगे, चाहे डीऑक्सी राइबो की बात करेंगे, चाहे राइबोज शुगर की बात करेंगे, तो वो दोनों में ही क्या होते हैं, हमेशा बीटा फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बीटा। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात करेंगे तो पिरिमिडीन के केस में क्या है, यहाँ पर ये पहला वाला एन क्या है, फर्स्ट पे रहता है, तो ये इसका पहला, और एनोमेरिक कार्बन का पहला। तो यहाँ पर क्या है, बीटा क्यों, क्योंकि OH ग्रुप ऊपर की तरफ रहता है, तो बीटा N1C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है पिरिमिडीन के केस में। पिरिमिडीन का एग्जाम्पल क्या होता है, साइटोसिन और थाइमीन, ठीक है। प्यूरिन के केस में देखेंगे, प्यूरिन का एग्जाम्पल होता है एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन के केस में हम क्या देखेंगे कि बीटा, यहाँ पर अगर हम लोग पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर अगर प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, N9 होगा। 9 पोजीशन पे क्या होता है, 9 पोजीशन यहाँ पर इन्वॉल्व होती है कार्बन नंबर फर्स्ट से बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं बीटा N9C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपका गेट के में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पूछा जाता है कि बीटा फॉर्म में है कि अल्फा फॉर्म में है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर काम आएंगे जब आप एंट्रेंस की आप तैयारी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको थोड़ा बहुत टर्म, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अभी बीएससी में आपको म्यूटा रोटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता, बस हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि हर जगह म्यूटा रोटेशन डिस्कस किया जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है आपको लिखने के लिए। तो म्यूटा रोटेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं, ये एक ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, या इंटर कन्वर्जन है किसका, अल्फ़ा फॉर्म का और बीटा फॉर्म का, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा फॉर्म का क्या है, ये कन्वर्जन है। तो यहाँ पर हम ये अल्फ़ा
और बीटा फॉर्म का क्या है, कन्वर्जन है। जैसे अगर हम बात करें म्यूटा रोटेशन, यहाँ लिखा है द टर्म फॉर इंटर कन्वर्जन बिटवीन द टू एनोमेरिक कार्बन, ठीक, इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। और एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, एक अल्फा और क्या एक बीटा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये शुगर है, 2 शुगर है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये OH का ऊपर चले जाना, ये वाला एनोमेरिक कार्बन एक तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है और दूसरा वाला क्या है, फ्री है। तो दूसरा वाला जो एनोमेरिक कार्बन है ये भी तो फर्स्ट कार्बन ही है और ये भी क्या है, फर्स्ट कार्बन। तो एक फर्स्ट कार्बन तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दूसरा वाला फर्स्ट कार्बन क्या है, फ्री है। तो उस फर्स्ट कार्बन पे OH और H क्या हो सकते हैं, ऊपर और नीचे आ सकते हैं, मतलब कभी बीटा हो सकता है, कभी अल्फा, और इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जब साइक्लिक फॉर्म का लीनियर फॉर्म में आना और फिर से लीनियर फॉर्म का साइक्लिक हो जाना, ये क्या कहलाता है, आपका म्यूटा रोटेशन। या तो बीटा का अल्फा में होना या अल्फा का वापस से बीटा में हो जाना ही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। और ये म्यूटा रोटेशन जो इसीलिए कहा गया है इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, एनोमेरिक। अब यहाँ पर क्या है, एनोमर्स, यहाँ पर क्या है, जो हमेशा याद रखिएगा, जो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे हमेशा वो क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो कभी भी म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम पहले भी बता चुके हैं कि डाईसैकेराइड्स जितने भी होते हैं उन्हीं के बीच में 2 क्या होते हैं, आपके मोनोसैकेराइड्स की यूनिट होगी, जो कि क्या किसके थ्रू अटैच होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब अटैच होता है तो अटैच होता है एक दूसरे से, तो वो हमेशा डाईसैकेराइड के केस में ही होगा। डाई क्यों, क्योंकि दो की बात की जा रही, 2 शुगर। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह से, एक होता है रिड्यूसिंग और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी हम बताते हैं आपको कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सभी क्या हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जैसे जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाईसैकेराइड की, तो क्लासिफिकेशन 2 ही तरह से किया जाता है, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग मोनोसैकेराइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग, और जितने भी डाईसैकेराइड्स हैं उनके लिए। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स के लिए और पॉलीसैकेराइड के लिए कभी भी हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो वहाँ हमको किस तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें किस तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा, C1C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब जो 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं उनका एक शुगर मॉलिक्यूल का भी क्या C1 वाला ही और दूसरे वाले का भी शुगर मॉलिक्यूल का C1 वाला ही क्या मिलकर के बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, C1C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, जैसे ट्राइहेलोज एग्जाम्पल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुक्रोज। सुक्रोज में कौन सा बॉन्डिंग होता है, कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, C1, एक का C1 और दूसरे का C2 वाला इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। रिड्यूसिंग शुगर के केस में देखा जाए तो C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और एक C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पहले वाले का C1 और दूसरे वाले का C4। तो इसका एग्जाम्पल लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज। और C6 वाले का कौन सा है, जिलेटिबायोज, मेलीबायोज, ये आइसोमाल्टोज, ये सभी इसके क्या होते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिफरेंस देखें तो हम थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको बता दे रहे हैं। हमने पहले भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट विथ फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होगा और उसका जो एनोमेरिक कार्बन है, उसका एक एनोमेरिक कार्बन जो है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा क्या है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप नॉट प्रेजेंट नहीं होगा और वो क्या होंगे, बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जितने भी हमने पहले बताया, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर हैं वो क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, मतलब एक्सचेंज होंगे। ठीक, लेकिन जितने भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं वो आपकी म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज,
ये सभी माल्टोज, सेलोबायोज, ये सभी एग्जाम्पल है। नॉन रिड्यूसिंग का सुक्रोज, ग्लाइकोजन और इनुलिन, ये क्या है आपका नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग डाइसैकराइड की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला आपका क्या है माल्टोज। माल्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। लेकिन माल्टोज जो है, माल्टोज डज नॉट अकर अबेंडेंटली इन नेचर, वो नेचर में बहुत ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर कहा गया है। अब अगर आप माल्टोज की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है वो ये है कि माल्टोज जो है वो किस यूनिट से मिलकर के बना है, 2 ग्लूकोज यूनिट से, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज और यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज को हम डी ही फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि शुगर है, शुगर हमेशा डी फॉर्म में होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज है। और यहाँ पर कौन से बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट ये आपसे पूछता है। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि H अगर ऊपर है तो नीचे क्या रहा होगा, OH ही रहा होगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसके बीच में बनता है, माल्टोज के बीच में। और एक और चीज़ आपको यहाँ समझाने वाली चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपको इस तरह से बॉन्ड दिखेगा आपको स्ट्रेट, तो ये इस तरह का जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है वो किस तरह का है, सिस है। सिस का मतलब हमने पहले भी बताया था कि जब दोनों ही एक तरफ सेम रहेंगे तो वो क्या होंगे, सिस होंगे। जब दोनों अपोजिट रहेंगे, अभी हम आपको ट्रांस भी दिखा दे रहे हैं, अभी हम लोग आगे ट्रांस भी देखेंगे। ये देखिए एक H नीचे है और एक H ऊपर है, तो ये किस तरह का बॉन्ड होगा, ट्रांस बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एक होता है सिस बॉन्ड और एक होता है ट्रांस बॉन्ड। तो सिस बॉन्ड क्या है, सेम तरफ दिख रहा है आपको, सेम तरफ OH दिखेगा या H दिख रहा है, तो ये क्या है, सिस बॉन्ड है। और जब आपको ट्रांस बॉन्ड देखने को मिलेगा तो ट्रांस बॉन्ड भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ H इधर है और ऊपर है, तो ये किस तरह का बॉन्ड है, ये एक तरह का ट्रांस बॉन्ड है। तो 2 तरह के आपको देखने को मिलते हैं, एक सिस और एक ट्रांस बॉन्ड, ठीक है। तो आपको ये पहले भी बताया गया था, तो आज ये क्लियरली आपको दिख रहा है। और माल्टोज क्या है, एक आपका रिड्यूसिंग शुगर है, ये यहाँ पर उसकी क्या की गई है, बात की गई है, ठीक है। एक आइसोमाल्टोज है आपका शुगर, जो कि हम लोगों ने बताया था ये सिमिलर होता है माल्टोज की तरह। लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ आता है, आप माल्टोज में भी क्या पढ़े हो, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा तो है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी है, 1 भी है, लेकिन यहाँ 1 के साथ कौन सा बॉन्ड है, 6 है। यहाँ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो जुड़ा होता है वो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका क्या है 6 वाला और इसका क्या है पहला वाला इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और अल्फा क्योंकि OH ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसीलिए आइसोमाल्टोज। अब यहाँ लैक्टोज़ की अगर हम बात करेंगे तो लैक्टोज़ एक क्या है, मिल्क शुगर है, ठीक है, मिल्क शुगर है। और यहाँ पर ये किससे मिलकर के बना होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, ठीक है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के क्या होता है, ये लैक्टोज बना होता है। और उनके बीच में ट्रांस बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, सिस बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा है। इसका पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ हमें ट्रांस बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, 1,4, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपकी लिखी भी गई है कि जो लैक्टोज होता है उसमें क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। क्योंकि बीटा क्योंकि बेटा OH ग्रुप कहाँ है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है पहले कार्बन का। और मैंने पहले भी बताया कि OH ग्रुप ऊपर होगा और एनोमेरिक कार्बन ही आपका डिसाइड करता है कि कौन सा वो होगा, तो इसीलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम ये भी एक तरह का क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, पहला कार्बन इसका ये वाला फ्री है, ये तो बॉन्ड में इन्वॉल्व है लेकिन ये तो फ्री है ना, तो ये क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग भी है और म्यूटा रोटेशन को शो भी करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि लैक्टेज, अगर हम लैक्टोज को ब्रेक करना चाहें, अगर इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो ये बॉन्ड किस एंजाइम की मदद से ब्रेक होगा, लैक्टेज एंजाइम की मदद से ब्रेक होगा। आप लैक्टेज एंजाइम को एक और नाम से यूज़ करते हो, क्योंकि आप जब कभी भी ओपेरॉन पढ़े होगे तो लैक ओपेरॉन में आपने देखा होगा कि लैक ओपेरॉन जो भी है वो किसके लिए चलता है, ई कोलाई मतलब प्रोकैरियोट्स के लिए चलता है। और वहाँ पर उसको एज ए एनर्जी सोर्स हम उसको क्या देते हैं, लैक्टोज देते हैं। तो वहाँ पर लैक्टोज उसको देना है तो ये बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम वहाँ पर लैक्टेज नहीं लिखा होता, वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लिखा होता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही क्या है, उसको आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बोल दीजिए चाहे लैक्टेज बोल दीजिए। अभी आपको ये लग रहा होगा कि आप पहचाने कैसे कि ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एंजाइम को पहचानने के लिए लास्ट में हमेशा एज लिखा रहेगा। जैसे डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, तो लास्ट में एज लिखा रहता है। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम है, चाहे आप उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बोल सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग सुक्रोज़ की अगर बात करेंगे तो सुक्रोज़ को कई नाम दिया जाता है, केन शुगर, टेबल शुगर, बीट शुगर, हाउसकीपिंग शुगर, बहुत ढेर सारे नाम दिए जाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि कौन कौन से नेम से इसको बुलाया जाता है। अब जो सुक्रोज़ है वो एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये किससे मिलकर के बना? आप यहाँ पर देखो, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज यूनिट है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और एक क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज़, ठीक है, क्योंकि आपका OH ग्रुप क्या है, ऊपर है, और यहाँ पर OH ग्रुप नीचे है, इसलिए ये बीटा है और ये अल्फ़ा है, ठीक। तो ये बीटा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, आपका सुक्रोज के बीच में जो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है वो आपका कौन सा बॉन्ड होता है, बताइए आपको यहाँ को किस तरह का बॉन्ड? इतनी देर से हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1-2 आपको क्या देखने को मिल रहा है, बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। और दूसरी चीज़ कि सुक्रोज़ का रोल हम लोग बहुत से जगह देखेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी आपको सुक्रोज़ का वहाँ पर आपको रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। सुक्रोज़ का रोल हम लोग स्वीटनिंग के लिए कर सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट फूड इंडस्ट्री में भी किया जाता है। कुछ आपको पता होगा, अगर आपको अमाइनो एसिड पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ बताया था, एस्पार्टम नाम का कोई एक आर्टिफिशियल शुगर होता है। उस आर्टिफिशियल शुगर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, हम अपने भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है कि एक और चीज़ यहाँ पर सुक्रोज़ का एक और जगह इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में। तो कभी आप लोगों ने फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज़। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन कहने का मतलब चेंज, ठीक है, किस तरह का चेंज? इन्वर्जन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो चेंज क्या? डी से एल फॉर्म में और एल से डी फॉर्म में। तो डी और एल फॉर्म का मतलब क्या था यहाँ पर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और हमने आपको बताया था कि जब भी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी की बात होगी तो स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात होगी, और वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर सुक्रोज़ का क्या हो, सुक्रोज सच एज सुक्रोज़ का क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से क्या हो जाना, लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाना ही क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्जन, ठीक है। और यहाँ पर जो इस काम को करने के लिए जो एंजाइम की हमको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सुक्रेज कहते हैं, या फिर हम उसको इन्वर्टेज एंजाइम भी कहते हैं। इन्वर्ट मतलब चेंज कर दे रहा है, इन्वर्ट शुगर इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज को यहाँ देखिए, इसीलिए कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन्वर्ट शुगर इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो सुक्रोज़ को अगर देखिए तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि रोटेशन का फॉर्मूला निकाला गया। तो सुक्रोज़ का कितना है? +66.7 डिग्री है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब स्मॉल डी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव, ये हमने पहले वाली स्लाइड में बताया, एक बार आप देख के आइएगा, ठीक है। और अगर हम फिर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का कितना है? +52.7 डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी है। लेकिन अगर फ्रक्टोज की अगर हम देख रहे हैं तो ये लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसका ज़रा आप उसका रोटेशन देखिए, यहाँ पर कितना है? -92, और ये प्री डोमिनेंट है, इसीलिए हम इसी को लेते हैं, इसीलिए लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया। तो डेक्स्ट्रो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लीवो रोटेटरी में। इसीलिए यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि ये किस एंजाइम की वजह से हुआ है? सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से हुआ है, इसीलिए हम इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात किया है कि माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेज एंजाइम की, और सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम की हमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करें ट्राइहलोज की, तो ये भी एक तरह का क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जितने भी रिड्यूसिंग थे वो तो म्यूटा रोटेशन शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होंगे वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका एज अ एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है। और ये क्या लिखा हुआ है? ट्राइहलोज इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ इंसेक्ट के सर्कुलेटरी फ्लूइड में एज अ एनर्जी स्टोरेज की कंपाउंड की तरह क्या करता है? ट्राइहलोज वर्क करता है, ठीक है। और ये इट इज़ फाउंड इन ईस्ट एंड यंग मशरूम, उसमें भी ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये कितने के सब यूनिट से मिला है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और इनमें जो बॉन्ड हो रहा है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर हम सेलोबायोस की बात करें तो
सेलोबायोस जो है अगर आप देखोगे तो ईपीमर होता है किसका, लैक्टोज का। सिर्फ 1 कार्बन पे ही इनको क्या देखने को मिलता है, चेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। बस OH ग्रुप का क्या होता है, ओरिएंटेशन लैक्टोज में, और सेलोबायोस में क्या है, चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये एक तरह की ईपीमर है, क्योंकि ईपीमर में हम लोग बात किए थे कि ये सिर्फ एक ही पे बात होती है वहाँ पर। सेलोबायोस एक तरह का क्या है, अनदर डायसैकेराइड है। ये किससे बना हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा आपका बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सेलोबायोस की यहाँ पर भी हमें किस तरह का बॉन्ड पैटर्न देखने को मिलता है, ट्रांस तरह का देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात कर, यहाँ लिखा है सेलोबायोस इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। ठीक, लैक्टुलोज की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का सिंथेटिक डायसैकेराइड है। ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड पैटर्न प्रेजेंट होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए सबका फंक्शन यहाँ पर कंबाइनली लिखा हुआ है। अगर आप एंट्रेंस के पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर सामने सबके बॉन्ड भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पर उनका लिखा हुआ है सुक्रोज जो है वो उनका वो कहाँ मेनी फ्रूट्स, कोई बहुत ढेर सारी फ्रूट्स में, सीड्स में, रूट्स में, हनी में क्या होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, और ये क्या है, अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का जो हमने पहले भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस में इसका क्या है, रोल है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन मेनी ऑर्गेनिज्म। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ोगे। लैक्टोज क्या है, अ मेजर मिल्क में होता है, आपको पता है। ठीक है, सम प्लांट सोर्स, अ मेजर एनिमल एनर्जी सोर्स आपका ये क्या है, लैक्टोज है। तो इसी तरह सभी के फंक्शंस यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, प्रॉपर लिखा गया है यहाँ पर। अगर आप इसको पूरा डिटेल पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, कंप्लीट देखने को मिलेगा कि सबका फंक्शन क्या है। ये एक जगह पर एक फ्लो चार्ट में कंबाइनली दिखाया गया है कि यहाँ पर अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, किन किन सब यूनिट्स का मिल करके बना हुआ है, कौन कौन सा एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होता है बॉन्ड बनाने में, और उसका एक प्रॉपर्टी उसकी क्या है, और उसकी हाइड्रोलिसिस किन किन चीज़ों से होती है। तो ये वाला फ्लो चार्ट आप लोग पढ़ सकते हो। पूरे चैप्टर का सम अप है ये दोनों यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिखाया गया है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।